गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के जो छोटे से छोटे कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो अभी फिजिक्स में यूज हुआ। हालांकि मैथ का टॉपिक रहता है बट मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्या गलत बोल दिया मैंने? सही बोला है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, नॉट साइंस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ। बिकॉज मैथ की जितनी भी स्टडी हम करते हैं साइंस को पढ़ने के लिए तो करते हैं, बस कैलकुलस हो या फिर कोई और पार्ट। ठीक है, तो वेक्टर की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनमें से जैसा एक बच्चे ने भी डाउट पूछा मुझसे कि सबसे पहला था एक वर्ड आया घटक, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नेट्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत है क्या? कंपोनेंट्स, चलो ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, तो जब भी हम घटक तोड़ते हैं तो मैंने बोला उसमें कि हम कॉस को लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं? कॉस। ऐसा क्यों है, क्या कारण है उसका? देखो मैं इसे समझाता हूँ बहुत सरल तरीके से। जैसे ये बाई एच और ये एक्स एच और ये इसका ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लिया इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स मान लिया एफ, बल कितना मान लिया? बल कैसी राशि है? एफ। एफ किसको बता रहे हैं यहाँ पर? ये बल को, फोर्स को। ठीक है ना, मैंने इतना माना। तो यह शो मक्का वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर को शो करेगा, एक वेक्टर है ये। तो देखो मैं जैसे मैंने ये मान लिया इधर कितना थीटा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि इधर कॉस आता है इधर साइन आता है, अपने आप आएगा। देखो कैसे, मैंने इस पॉइंट को मान लिया सपोज दैट पी, तो ये जो ओपी वेक्टर बन गया एक अपने आप में, क्या बन गया? ओपी एक वेक्टर। ठीक है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है? ओपी एक वेक्टर हो गया। खैर, जो कि किसको बता रहा है? इस फोर्स को। मतलब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बेसिक बताता हूँ और लौट के आते हैं। जैसे मैं वर्ड यूज करता हूँ वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। सदिश, स का मतलब है संग होना, दिश का मतलब दिशा। तो जिसके साथ डायरेक्शन होती है, जिसके साथ डायरेक्शन हो उसे वेक्टर बोलते हैं, उसे सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसमें परिमाण ना हो। अब तुम्हारा डाउट होगा परिमाण क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसे भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ परिमाण क्या होता है। परिमाण, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। नहीं दिख रहा है क्या? शायद दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं। मैग्नीट्यूड लिखा है परिमाण। देखो जैसे मैंने लिखा 5 kg, 5 किलोग्राम, कोई चीज़ लिखी है मैंने। ठीक है ना, तो ये जो 5 है, ये 5 किसको बता रहा है? यह बताता है परिमाण को। ओके, और जो केजी लिखा है, ये केजी किसको बताता है? इसके मात्रक को, जिसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिट। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट इसकी, और ये मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, जो कि साफ साफ इधर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, भौतिक राशि, जिसमें परिमाण ना हो। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे ही मैं वेक्टर वर्ड बोल देता हूँ, मतलब दिशा लगा देता हूँ, इसका मतलब परिमाण अंडरस्टूड है, वो पहले से ही है, उसमें डायरेक्शन लगा दी। तो परिमाण और दिशा दोनों चीजों को लेकर के 9th में आपने एक परिभाषा पढ़ी थी, वे राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, या जिनके पास जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? उन्हीं को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसका मतलब है दिशा के बदलने पर जो बदल जाए, दिशा के बदलने पर जो बदल जाए वो होती है सदिश राशि, है ना। तो जैसे आप किसी, जैसे कोई दीवार है, अब कोई दीवार सपोज दैट यहाँ खड़ी हुई है। ओके, अब मैं दीवार में यूँ धक्का लगाऊंगा तो अलग केस आएगा, एक ऊपर से लगाऊंगा तो अलग बात बनेगी। मतलब दीवार को आपको गिराना है, सपोज दैट यहाँ दीवार खड़ी हुई है, तो मैं अगर यूँ धक्का लगाता हूँ उस कंडीशन में, या ऊपर से धक्का लगाता हूँ उस कंडीशन में, दीवार कब गिरेगी? जब मैं सामने से फोर्स लगाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर से लगाने में क्यों नहीं? तो यही मेन चीज़ है कि दिशा के बदलने पर उसकी जिसकी वैल्यू बदल जाए, जिस क्वांटिटी की वैल्यू बदल जाए, जो राशि बदल जाती है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है ना,
तो इसीलिए यहाँ पर बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए जो हम बोलते हैं, ऐसे सदिश राशि मैं लिख दे रहा हूँ, ये वर्ड आपका फिजिक्स में 11th में आता है, थोड़ा बता दे रहा हूँ। सदिश राशियाँ क्वांटिटीज कौन सी होती है, वैसे याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। विस्थापन, वेग, संवेग और त्वरण, बल, आवेग। अगर आप इसे इसी लहजे में याद करते हो, इसी अंदाज में, तो बहुत आसानी होगी। एक बार मतलब 8-10 बार बोलो, याद हो जाएगा। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग। तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेग मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम, और एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वेग मतलब इसे हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी होती है। उसके अलावा जैसे त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण हो, ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण हो, ओके, कोणीय त्वरण हो। अगर बल के बारे में बात करूँ, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, कोई सा भी बल हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग एक्सेट्रा। तो ये सदिश राशि। अब देखो जैसे यहाँ पर ओ पी तक आप जाते हो, तो आप इस तरह से एक वेक्टर बना रहे हो। तो ये लाइन आप कौन से देखो, इस वेक्टर को इस लाइन से और एरो से, इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो लाइन है, ये बताती है किसको, परिमाण को। किसको बताती है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड को। और ये जो कैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप, यह बताता है दिशा को। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड रहा, और यह रही दिशा मतलब डायरेक्शन, ओके, दिशा। और जब इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, वेक्टर, जिसे हम बोल देते हैं सदिश। ठीक है ना, मतलब वेक्टर। तो एक चीज समझ में आती है कि देखो इस परिमाण को लिखने का तरीका, इस परिमाण को लिखते हैं हम ऐसे, जैसे आप इस लाइन को, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को यहां से ब्रेक करके और इसको यूं सेट करो, इस तरह का कुछ बना दो, इसको पकड़ करके यूं लगा दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यूं करके तो लगा देते हैं परिमाण के लिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ए वेक्टर, तो ये किसको बताता है, ये हो गया ए का परिमाण, ए का परिमाण, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, उसके बाद आता है कैप। तो ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ए के ऊपर लगा दिया कैप, तो ये उसकी किसको बताता है, दिशा को। ये किसको बताता है, दिशा, जिसे आगे चल के आप बोलोगे एकांक सदिश। इसी को क्या बोल देते हैं हम, एकांक, एकांक सदिश। अच्छा, सदिश। और बराबर किसके आता है, बराबर आता है वेक्टर, इसका मतलब सिंपल ए वेक्टर। तो ये कंडीशन होती है, ये परिमाण और दिशा इन दोनों गुणा किया तो क्या है आपका, वेक्टर मिला। तो अगर मैं यहाँ से ए कैप निकालूं, ये वाला पॉइंट, ए कैप निकालने पर क्या आएगा, इसको निकालूंगा तो ये जाएगा बट्टे में, यहाँ ये आएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ये होता है कुछ, समझ में आया। तो इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसमें से, यूनिट वेक्टर। चलो, तो ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको वेक्टर का बताया, उसको ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में, उसके बारे में जानना था मैं। आप इसे थोड़ा सा लिखें, मैं इस वाले पार्ट के पास में यहाँ पर कुछ समझाऊंगा, तो थोड़ा सा जगह बना के लिखना है ना, यहाँ पे जगह रखना, यहाँ पर भी। पहले बाकी का नोट कर लो थोड़ा सा, ये बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का। अच्छी चीज है। चलो मैं मानता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। देखो, तो अदिश राशियों के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया। वैसे अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन मतलब दिशा की जरूरत नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान, ताप, घनत्व एक्सेट्रा, ओके। चलो आयतन बहुत सारी हैं, क्या होता है। देखो मैंने यहाँ से एक लंब डाला, यहाँ मतलब एक 90 एंगल बना दिया, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज दैट। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक लंब मैंने इधर डाल दिया है, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो देखो ट्रायंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में, इसमें अगर मैं यहाँ से आपको cos थीटा निकालूँ, कितना निकालूँ, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा क्या आता है, आधार ओ ए अपॉन कर्ड ओ पी, यही तो आएगा।
तो यहाँ से ओ ए कितना आएगा, ओ ए आएगा, ओ पी का इधर बड़ा हो जाएगा ओ पी कॉस थीटा। तो ओ ए इजिकल्स टू आएगा ओ पी की वैल्यू कितना बोला वैसे मैंने बोल रहा हूँ एफ, फिलहाल मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एफ लिखा। तो ये कितना हो गया एफ कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो गया, ये हो गया एफ कॉस थीटा। समझ में आता ही नहीं आई? अच्छा, उसके अलावा किस कंसेप्ट से निकाला जाए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने ये लंब है ना, ये लंब है और ये क्या है, ये आधार का काम करेगा और ये कर्ण का। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, इसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ समझ में आती है, कोई पता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी बी या ओ बी पी ऐसे भी बोल सकते हो, ओ को आगे लिखना है। चलो यहाँ से देखो, ये थीटा है तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आप कॉस थीटा निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो रहेगा आधार, क्योंकि इसके सामने 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर ये लंब का काम करेगा और ये आधार का, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में क्या आएगा यहाँ पर ओ बी अपॉन ये क्या आएगा ओ पी। तो यहाँ से ओ बी कितना आ रहा है, ये आएगा ओ पी का इधर गुणा हो जाएगा, मतलब ओ पी को मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पर एफ, मैं एफ बोल देता हूँ, और कॉस 90 माइनस थीटा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट वीडियो में, देखो ये कितना हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और इसीलिए कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाता है ये एफ साइन थीटा। तो मैंने आपको यह बताया कि जो थीटा होता है उसके साथ कॉस क्यों आता है और उसके परपेंडिकुलर साइन क्यों आता है, जो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सिर्फ ऐसा होता है। अब यहाँ ये बताया कि क्यों होता है। जैसे कि मान लो ये एफ कॉस थीटा है और ये वाला देखो एक चीज, और जैसे कि ये वाला वेक्टर जैसे ओ बी यहाँ तक ये वाला वेक्टर है ये, ठीक है ना। अब इस वेक्टर को मैं खिसका करके यहाँ ले जा सकता हूँ, मतलब किसी भी वेक्टर को खिसकाया जा सकता है। मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है, आपको आना चाहिए। किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर को ओके, किसी भी वेक्टर को बिना दिशा और परिमाण बदले, बिना दिशा और परिमाण बदले खिसकाया जा सकता है। हमें बस ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं लिखना है कहीं पॉइंट, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं उसे हम एक जगह से। जैसे कि ये अगर कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर को मैं यहाँ से खिसका करके यहाँ ला सकता हूँ, इसकी जो लंबाई है उसे नहीं बदलूंगा और जो ऊपर की डायरेक्शन है उसे नहीं बदलूंगा, मतलब डायरेक्शन कैसी रहेगी सेम, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं परिणाम ही निकालूँ पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस प्रमेय से जैसे यहाँ पर तो निकलेगा ये एफ स्क्वायर आएगा, कर्ण का स्क्वायर एफ स्क्वायर आना है, और यहाँ पर लंब और आधार। ये देखो अगर ये एफ साइन थीटा और इसको मैं खिसका के यहाँ ला रहा हूँ, उसका मतलब क्या है यह भी एफ साइन थीटा होगा। तो देखो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब कितना है एफ साइन थीटा का स्क्वायर और ये कितना है एफ कॉस थीटा का स्क्वायर, एफ कॉस थीटा का स्क्वायर। गौर से देखो यहाँ से ये एफ स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये बनेगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बनेगा आपका ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा एफ स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है एफ स्क्वायर, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया एफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है जो भी काम आपने किया है वो एकदम सही है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है ना आपके कि हमेशा घटक तोड़ने के लिए कॉस ही क्यों लेते हैं। गौर से देखो यहाँ ये कॉस था है ना, और यहाँ पर भी क्या था कॉस। किसी भी क्वांटिटी को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए कॉस लिया जाता है। अच्छा एक चीज़ समझाना और बाकी रह गया, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि यहाँ पर वेक्टर को खिसका लेते हैं, तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो जानकारी के लिए, किसी वेक्टर को खिसका सकते हैं। वैसे दो सदस्यों के बीच का कोण पता है कौन सा होता है, जैसे कोई वेक्टर होता है तो यहाँ पर इसका टेल बोला जाता है इसे, जिसे हम पुच्छ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुच्छ, और यहाँ पर ये होता है इसे बोलते हैं हम हेड, जिसको बोला जाता है शीर्ष। तो ये हेड है और ये टेल है,
ठीक है ना। तो जब भी दो सदस्यों के बीच के कोण की बात की जाती है, दो सदस्यों के बीच का कोण, दो सदस्यों के बीच का कोण, जब भी हम इसकी बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसमें उनको हम कंडीशन ये होती है, या तो टेल से टेल मिली हो या फिर हेड से हेड मिला हो, हेड से हेड, तब उसे बोला जाता है दो सदस्यों के बीच का कोण। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही आपको हेड और टेल वाला मतलब समझाया, जैसे एक वेक्टर मैंने ये बोला और दूसरा वेक्टर ये बोला, तो देखो यहाँ पर इस वाले वेक्टर, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया ए, इसको वेक्टर को नाम दे दिया मैंने बी, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों की यहाँ पर क्या मिली हुई है, टेल टेल। अगर टेल टेल मिल रही तो इनके बीच का कोण जो है ना, यही दो सदस्यों के बीच का कोण बोला जाएगा। लेकिन अगर मैंने ए वेक्टर सपोज दैट ऐसे बनाया कोई, और मैंने कोई एक वेक्टर बनाया ऐसे, सपोज दैट ये है बी वेक्टर, तो इनके बीच का कोण मैंने बोल दिया ये अल्फा है, कितना है, अल्फा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछूं मैं तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, तो आप डायरेक्टली इस अल्फा को नहीं बोलोगे, पहले आप इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को खिसकाओगे। जैसे मान लो ये जो बी वेक्टर है, मैंने इसको इसी डायरेक्शन में आगे खिसकाया यूं, ऐसी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये बी वेक्टर है खिसक करके आ जाएगा इस डायरेक्शन में यहाँ पर, और देखो सीधी रेखा पर बनने वाला ये पूरा कोण कितना होता है 180, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है अल्फा, तो ये बचा कितना 180 माइनस अल्फा। ऐसा क्यों किया है, देखो बी वेक्टर का यहाँ पर क्या था हेड, और ए वेक्टर की क्या थी यहाँ पर टेल, ए वेक्टर की टेल है ना यहाँ पर, ये वाला ए वेक्टर के लिए बात करेंगे तो टेल है, और इसके लिए क्या बात करेंगे, जहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है उसे हेड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हेड और एक टेल मिल रही थी, लेकिन जैसे बी वेक्टर को आगे खिसकाया तो दोनों की क्या मिल गई, दोनों वेक्टरों की, बी वेक्टर वेक्टर की टेल टेल। तो जब हेड और हेड या टेल और टेल मिलते हैं तब दो सदस्यों के बीच का कोण बोला जाता है, वेक्टर को हम खिसका सकते हैं। पहले आप इसे लिखें, और एक लास्ट पॉइंट छोटा सा और बताना है, ओके। ये तो बस बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जो कि आपको एक डेरिवेशन में काफ़ी सपोर्ट करता है, और बाकी वैसे भी चीज़ों को समझने में। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया। तलवारों पे सर बार दिए, देखो आगे जैसे मैंने बात की आपसे, कंसेप्ट समझाया मैंने आपको वेक्टर को खिसकाने वाले, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज हैं, तो इस कंडीशन में मैंने जैसे आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी, ठीक है ना, किसी बिंदु पी पर। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था कि इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में क्या है, मैं इसे डालूँ, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया ई पैरेलल को, किसको मान लिया, ई पैरेलल इधर है, और ई परपेंडिकुलर जो था वो इसके बिल्कुल इधर था, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में वेक्टर था यहाँ पर ये, इसको मैंने बोला ई आर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, जैसे मैंने इसको यहाँ पर अल्फा बोला, इसको क्या बोला था मैंने, अल्फा। तो जिसको ई लंबवत बोला जाता है, इसे ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। तो देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये वाला, इस वेक्टर को यहाँ से यूँ खिसकाया था, उस वेक्टर को खिसका के ले गया हमने यहाँ। तो जो ई परपेंडिकुलर है इसको खिसका के जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर। बस मतलब इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ खिसका सकते हैं, ये कंसेप्ट बताने के लिए स्पेशली वीडियो बनाया था, और कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊँ समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, मैंने इधर बोल दिया ये ए वेक्टर है कोई, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैंने बोल दिया सपोज दैट ये कोई बी वेक्टर है। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनाया जाता है, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये जो वेक्टर है इसकी बिना दिशा बदले कुछ ऐसा, मतलब जितना झुका होगा उतना ही झुका रहेगा, लंबाई जो है वो ही रहेगी, बिना दिशा बदले यूँ करके खिसकाते हैं, यूँ खिसकाया तो ये मिलेगा हमें कुछ ऐसा, है ना। और जो ए वेक्टर है ये, इसके समांतर इसको यूँ खिसकाते हैं ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या रहता है बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर है तो ऊपर खिसकाया है करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए वेक्टर। तो ये एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के समांतर। तो इस तरह से हम बनाते हैं, ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। चलो ओके, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस थ्योरम वगैरह, और फिर उसके एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर कंप्लीट होगा, लिख लो, नोट कर लो, इसको समझो, चीज़ों को समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर बेसिक बता दिया आपको दो सदस्यों के बीच का कोण, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, ये सब यूज होने वाला है फिजिक्स में, इसीलिए बताया गया है, ओके। ना कि यहाँ पर मैथ्स को पढ़ाने की कोशिश की गई है।
चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।